नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में और इससे संबंधित टोटल जो 100 एमसीक्यू है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में वो 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि उन 100 क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसे भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार की जो जीवन रेखा है वो कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा जो नदी है, अच्छे से समझिएगा, गंगा नदी की टोटल जो लंबाई है भारत में वह है आपका 2525 किलोमीटर। तो आपको ये याद करने में भी आसानी होगा, 25-25 किलोमीटर। लेकिन वही अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में कितना किलोमीटर अपनी दूरी तय करती है, तो 445 किलोमीटर। बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे ये सबसे लंबी नदी जो है, जो गंगा नदी है, वो तय करती है, तो वो है आपका पटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे लंबी जो गंगा नदी है वो प्रवाहित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। वो कितना किलोमीटर है, 99 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका उसका भागलपुर। क्या है दूसरे नंबर पे है आपका भागलपुर। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। गंगा के बारे में क्लियर हो गया, यानी कि गंगा इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्या है कि पटना जो है कितने जिलों से अपना जो है जमीन जो है वो साझा करता है। तो एग्जाम मतलब इसके इर्द गिर्द जो है कितने जिले हैं, तो टोटल कितने हैं, 9 जिले हैं। और यही आपसे अगर बात करें कि बिहार में जो गंगा नदी जो है, वह गंगा नदी की लंबाई कितनी है बिहार में, 445 किलोमीटर है। और ये कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्लियर हुआ होगा। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर, जो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे लंबा जो जिला है वो किससे साझा करती है, तो वह है आपका पटना। पटना जो है कितने जिलों से अपना बॉर्डर साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, आपका भागलपुर, जिसकी लंबाई कितनी है, 98 या फिर 97 किलोमीटर है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें कोसी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें पवित्र और अपवित्र की, कहने का मतलब है पवित्र नदी की और अपवित्र नदी की, यह भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पवित्र नदी जो है वो बिहार में जो है वो गंगा नदी को नहीं कहा जाता है, बल्कि वो घाघरा नदी को कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, घाघरा नदी को कहा जाता है। और घाघरा नदी का ही दूसरा नाम क्या है, नारायणी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि अपवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो अपवित्र नदी कहा जाता है कर्मनाशा को। इसका ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा कोशी, लेकिन इसका उत्तर कोशी नहीं होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कर्मनाशा। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है गंडक जो है वो किसकी परियोजना है, तो गंडक जो है परियोजना है आपकी नेपाल और भारत। यह भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेपाल और भारत की जो परियोजना है उसका नाम क्या है, आपका गंडक परियोजना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो प्राचीन, जैसा कि नाम से ही अवस्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त 1 ने की थी, क्योंकि ऑप्शन में 1, 2, 3 करके दिया रह सकता है, तो कुमार गुप्त 1 ने की थी। वहीं दूसरे राजा कौन थे, तो दूसरे राजा थे आपके हर्षवर्धन। 3 राजा जो है इससे संबंधित है, और तीसरे हैं आपके देवपाल। ठीक है, धर्मपाल भी इससे संबंधित हैं, लेकिन धर्मपाल जो क्या किए थे, वो 200 गांव जो है वह दान में दिए थे, ताकि वहां के लोग, वहां पे टोटल 10,000 विद्यार्थी थे और 1500 शिक्षक थे, जिनका वहां पे खाने पीने के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्हीं 200 गांवों के टैक्सेस से क्या होता था, वहां के लोगों को भोजन आता था। और नालंदा महाविहार में केवल एक ही टाइम खाना बनता था, और वो दोपहर में, सुबह में किसी प्रकार का कोई खाना नहीं बनता था। वही जो 200 गांव के टैक्स से जो दान में आता था, दूध, दही, छाछ, मक्खन, उसी से क्या होता था, उन लोगों का गुजारा चलता था। और दोपहर में खाना बनता था, और रात में आम या फिर जो भी दूध दही जो बचा हुआ है वो लोग खा करके क्या करते थे, अपना सो जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है अगर पूछेगा, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। बोध गया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा हो गया। पटना का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो पाटलिपुत्र है, लेकिन पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, अगर इस एग्जाम में आपसे पूछे तो पाटलिपुत्र शहर को बसाया था किसने, उदयन ने।
उदाइन ने बसाया था। लेकिन वही बात करके उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना सबसे पहला कैपिटल बनाते हैं पाटलिपुत्र यानी पटना को, लेकिन पाटलिपुत्र से पटना जो है यह कौन करता है? तो उनका नाम रहता है आपका शेरशाह सूरी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। शेरशाह सूरी जो कि किस वंश से संबंधित है? जो कि सूर वंश से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि यह भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि बिहार के ये भी क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो ये दो प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। ये बात हो रहा है 1936 और 37 में, सबसे पहले जो कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ भारत शासन अधिनियम जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वो कब आया था? वो आया था 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया। तो उसके बाद दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आजादी से पहले जो चुनाव कराया गया था वो कब कराया गया था? तो वो कराया गया था 1936-37 में। और वहीं अगर हम बात करें कि आजादी के बाद पहला जो इलेक्शन है वो कब करवाया गया? तो वो करवाया गया था 1952 में। तो ये दो प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। और इसी 1936-37 में जब कांग्रेस जो है एक ही पार्टी रहती है उस समय, जो जीत जाती है, जीतने के बाद बिहार की तरफ से जो पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन रहते हैं? आपके श्री कृष्ण सिंह। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्री कृष्ण सिंह। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगला है कि बिहार का कौन सा पर्व, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिहार का कौन सा पर्व सूर्य देव को समर्पित है? तो बिहार का जो पर्व है वो है आपका छठ पूजा जो है वह सूर्य देव को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य देव को समर्पित है छठ पूजा। इसमें क्या होता है? इसमें उगते हुए सूरज को भी और डूबते हुए सूरज को भी, दोनों को क्या किया जाता है? अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उगते हुए सूरज की भी पूजा होती है और डूबते हुए सूरज की भी पूजा इसमें होती है छठ पूजा में, जो कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फेस्टिवल है। क्लियर है? अगला हम बात करें, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हमें यह जानेंगे सबसे पहले कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहां पे है? तो वो है आपका भागलपुर में। भागलपुर में, जो किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि धर्मपाल ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। धर्मपाल किस वंश से संबंध रखता था? तो यह रखता था आपके पाल वंश से संबंध। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल। ठीक है। और यही धर्मपाल जो है नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करते हैं? 200 गांवों को क्या करते हैं? दान में देते हैं, ताकि वहां के गांव से टैक्स आ जाए और वहां के लोगों का भरण पोषण हो सके। तो यहाँ प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? तो वो मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर वंश से संबंध रखते हैं। और वहीं अगर हम अशोक के बारे में बात करें तो अशोक का भी संबंध किससे है? अशोक का भी संबंध मौर्य वंश से है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो उस हिसाब से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का सबसे महानतम राजा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा स्थान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, क्योंकि बोध गया में ही आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब आपका नॉलेज होता है, और वही क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। क्लियर है? बोध गया। राजगीर में क्या हुआ था? राजगीर का आपसे पुराना नाम अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। राजगृह। इसी का दूसरा नाम पूछे तो इसका गिरिब्रज भी बोला जाता है। यही आगे चल करके क्या हो गया? राजगीर हो गया। राजगीर, गिरिब्रज, राजगिरी, कुछ भी बोले, या राजगिरी, अगर कोई भी ऑप्शन में दिया रहे तो राजगीर। राजगीर जो है वो मगध की क्या थी? सबसे पहले कैपिटल थी। मगध का सबसे पहला जो राजधानी बना था वो कौन बना था? वो आपका राजगीर ही बना था। इसी राजगीर में पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, जो कि अजातशत्रु द्वारा करवाया जाता है। वहीं हम बात करें वैशाली का, तो वैशाली में क्या हुआ था? तो इसी वैशाली में आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो कि काला अशोक द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? तो उसी प्रकार से पहला इसमें प्रश्न क्या है कि बिहार का वो कौन सा स्थान जो है बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका सिवान जिले में हुआ था, और इनका जो ससुराल था वो कहाँ था? सारण में था। इनका ससुराल नहीं, ये बात कर रहा हूं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण,
ये किस जिले में पैदा हुए थे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारण जिले में। और इनका जो ससुराल था ये कहां पे था, सिवान में था। जयप्रकाश की पत्नी का क्या नाम था, तो जयप्रकाश की पत्नी का नाम था आपका प्रभावती देवी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिवान जिले में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही एक उपाधि से सम्मानित किया जिसे क्या कहा जाता है, देश रत्न। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्हें देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न के साथ साथ इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता है, अजात शत्रु। और बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सबसे पहले क्या हुए थे, इनके जो टेम्प्रोरी चेयरमैन की अगर हम बात करें तो वो थे डॉक्टर सैदानंद सिन्हा, और वहीं अगर परमानेंट चेयरमैन जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और आगे चल करके यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, जो कि टोटल अगर हम बात करें कितने दिनों तक ये रहते हैं, तो ये टोटल 12 साल 107 दिन तक, सबसे लंबी अवधि तक अभी तक के हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। कितना दिन रहे, 12 साल 107 दिन। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो टॉपिक है वह क्लियर हुआ होगा। बेगूसराय के अगर हम बारे में हम बात करें तो बेगूसराय में कांवर झील है, ठीक है। ये जो कि पहला जो है रामसर साइट जो है वो बेगूसराय में ही है, जिसे कांवर झील के नाम से जाना जाता है, कांवर लेक। दूसरा है नागी नकटी, दूसरा कौन सा है, नागी और नकटी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नागी और नकटी डैम है। इसको क्या किया गया, ये बिहार के किस जिले में है, तो ये बिहार के जमुई जिले में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में टोटल अगर हम बात करें रामसर साइट की, तो टोटल कितने रामसर साइट है, तो टोटल 3 रामसर साइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विच डायनेस्टी यानी कि बिहार की बराबर गुफाएं किस वंश द्वारा बनवाई गई थी, तो ये वंश था आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मौर्य वंश में किसने इसका स्थापना किया था, तो उसका नाम क्या था, अशोक। तो ये अशोक द्वारा बराबर की गुफाएं जो है बनाई गई थी, अशोक के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने ये बराबर की गुफा बनाने के बाद जीवक संप्रदाय को क्या किया था, इन्होंने दान में दे दिया था, ताकि वो वहां पे जाकर के क्या करें, मेडिटेशन वगैरह करें। तो मौर्य वंश की बिहार की बराबर की गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपका अशोक के द्वारा। यानी कि किस वंश से संबंधित है अगर पूछे तो मौर्य वंश से, और किसके द्वारा बनाई गई है, तो ग्रेट अशोक के द्वारा बनाई गई है। अशोक के पिता के बारे में अगर पूछे कि पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। वही अजातशत्रु के बारे में अगर पूछे कि अजातशत्रु के पिता का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अजातशत्रु के पिता का नाम अगर पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। और अशोक के पिता का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, बिंदुसार। इसमें क्लियर होना है। पाल वंश के संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं अगर आपसे बात करें गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम आप लिखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। लेकिन इसके अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर हो गया। मुगल वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर। क्लियर हो गया। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और मुगल वंश के संस्थापक का नाम अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बाबर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न क्या है कि बिहार की बराबर गुफा किस वंश द्वारा बनाई गई है, तो मौर्य वंश के द्वारा बनाई गई है। मौर्य वंश में भी किस शासक द्वारा अगर पूछे किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक द्वारा बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का कौन सा जिला लीची की भूमि कहा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो लीची की भूमि कहलाता है, तो वो आपका मुजफ्फरपुर। किस नाम से कहा जाता है, और हाल ही में मुजफ्फरपुर की जो लीची है उसको जीआई टैग भी मिल गया है। क्या मिल गया है, जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और उस लीची की भूमि तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। तो किस नाम से वो प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाही लीची। क्या दिया गया उसका नाम, शाही लीची। यह भी आप ध्यान में रहेंगे। भागलपुर को क्या कहा जाता है, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। गया का नाम अभी चेंज हो गया, गया का नाम अभी चेंज होकर के क्या हो गया है, गया जी हो गया है। यह भी आप ध्यान में
रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटना जो है बिहार का क्या है, कैपिटल है, यानी कि उसकी राजधानी है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इन्हीं के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य, जिन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे यह, इसका संबंध आपका इकोनॉमिक्स में समझिएगा, इसका संबंध आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से है। अर्थशास्त्र जिसका संबंध किससे है? प्रशासन से है, प्रशासन। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक था। चाणक्य का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि चाणक्य का और क्या नाम था? तो चाणक्य का नाम था आपका कौटिल्य। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त। एक बार प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि चाणक्य का जो है वास्तविक नाम क्या था? स्टार्टिंग में इनका नाम क्या था? तो इसका आंसर आप क्या कीजिएगा? इसका आंसर आप टिक कीजिएगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम था। फिर बाद में इनका नाम अलग अलग तरीके से पड़ा, कौटिल्य पड़ा, फिर बाद में क्या किया? चाणक्य पड़ा, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक जो है, ये सारा जो पॉइंट है क्लियर हुआ होगा कि बिहार में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। न केवल बिहार, अगर यहाँ बिहार की जगह में अगर भारत भी लिखा होता तो भी इसका उत्तर क्या होता? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही होता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के आपके सासाराम जिले में है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। शेरशाह सूरी जो कि सूर वंश से संबंध रखते थे, जिनके द्वारा मुगल वंश के द्वारा 2 लड़ाइयां लड़ी गई, एक है आपका 1539 में और एक आपका 1540 में। और इसी में युद्ध जो लड़ता है शेरशाह सूरी, वो किसके साथ लड़ता है? चौसा का जो युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, ये संबंधित है 1539 में। और नेक्स्ट है आपका बीलग्राम। बीलग्राम भी दिया रहेगा या फिर आपका कन्नौज लिखा रहे, दोनों में से कोई भी लिखा रहे, दोनों ठीक है, ठीक है। 1539 में शेरशाह सूरी किसके साथ लड़ता है? तो हुमायूं के साथ। हुमायूं, ये वही हुमायूं है जिसका बेटा कौन रहता है? अकबर रहता है। तो 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी लड़ता है किससे? हुमायूं से, जिसमें हुमायूं की हार होती है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर दूसरा युद्ध फिर वापस से 1540 में बीलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं जो है वो हार जाता है। हारने के बाद 1540 से लेकर के 1555 तक जो है पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाता है हुमायूं। और ये 15 साल में शेरशाह सूरी जो है पूरे हिंदुस्तान में क्या करता है? अपना दबदबा स्थापित करता है सूरवंश के नाम से। आपसे एग्जाम में ये चीज पूछ सकता है कि सूरवंश की जो स्थापना जो वो कब वो करता है? तो वो करता है आपका 1540 में, ठीक है, जब ये दोनों युद्ध क्या करता है? जब वो जीत जाता है। क्लियर है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, फरीद नाम था, ठीक है, फरीद। यह भी इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। गया का नाम बदल करके क्या हो गया? गयाजी हो गया है, ठीक है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। नालंदा जो है, नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कौन सा शहर है? तो बिहार की राजधानी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की राजधानी है पटना, लेकिन पटना का भी क्या है? एक महत्वपूर्ण इतिहास है। उस इतिहास को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में इस पटना का क्या इतिहास है। तो पहले जो पटना का जो सबसे जो पहला पुराना जो नाम रहता है वो रहता है आपका पुष्पपुर। क्या रहता है? पुष्पपुर। पुष्पपुर के बाद क्या इसका नाम रहता है? कुसुमपुर। कुसुमपुर, वो सभी चीज मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, लिस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पुष्प, और इसी कुसुमपुर से बिलोंग करते थे कौन? आर्यभट्ट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आर्यभट्ट जो है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र यानी कि पटना से थे। घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुष्पपुर के बाद कुसुमपुर, कुसुमपुर के बाद इसका नाम चेंज होकर के पड़ता है आपका अजीमाबाद। अजीमाबाद के बाद इसका नाम चेंज होता है पाटलीग्राम। पाटलीग्राम, और इसी पाटलीग्राम को डेवलप कौन करता है? डेवलप करने का काम करता है आपका उदाइन। कौन करता है? उदाइन करता है। जो अपने पिता से पाटलीग्राम शहर को बसाया था किसने? अगर पूछा, पाटलीग्राम जो नाम ये जो पड़ा था इसको रखा किसने था? अजातशत्रु ने। लेकिन इसी पाटलीग्राम को डेवलप करने का काम कौन करता है? उदाइन करता है। और अपने पिता से 1 करोड़ रुपए उस समय, उस जमाने में 1 करोड़ रुपए लेकर के क्या करता है? इसको पूरी तरह से विकसित करने के बाद इसका नाम जो है क्या करता है? पाटलिपुत्र हो जाता है। पाटलिपुत्र हो जाता है। और यही पाटलिपुत्र को क्या करता है? वो अपना पाटलिपुत्र में वो राजधानी बना करके वो यहीं पर रहने लगता है। और इसी पाटलिपुत्र के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? पटना हो जाता है। और पटना अगर आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र से पटना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये टोटल कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6।
तो ये आपका पूरा इतिहास था आपका पाटलिपुत्र यानी कि पटना का। तो यहाँ गया का नाम वापस है, गया का गया जी हो गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है, तो ये आपका शाही लीची के लिए फेमस है। पटना के बारे में मैंने पूरा इतिहास यहाँ पे लिख दिया है। भागलपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस नेता द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1917 में किया गया था। चंपारण कहां पे है, तो चंपारण जो है वह बिहार का क्या है, जिला है, लेकिन यह बिहार का जो जिला है वो टोटल 2 भागों में भी बट गया है। टोटल एक हो गया है आपका पूर्वी चंपारण और एक हो गया है आपका पश्चिमी चंपारण। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। मतलब पहले ये चंपारण था, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, तो ये 2 जिला बन गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। 1917 में चंपारण था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था, किसने बुलावा किया था, तो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ल गए थे, जिन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को वहां के किसानों का दर्द बताया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं, आते हैं चंपारण में और वहाँ के लोगों को ध्यान देखते हैं और वो क्या करते हैं, फिर ब्रिटिशों से ये जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, कौन सा मूवमेंट था, 3 कठिया मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। चंपारण आंदोलन को 3 कठिया मूवमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि टोटल 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता था और 3 कट्ठा में जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जाता था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नील दर्पण नामक किताब किसने लिखा है। ठीक है, ये पूरा जो किताब है वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो यही नील की किसान खेती करने वाले किसानों के ऊपर बेस्ड था। तो नील दर्पण नामक जो किताब लिखा है वो किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। दीनबंधु मित्र ने लिखा है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल करके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जेबी कृपलानी की ही पत्नी का क्या नाम था, सुचिता कृपलानी। क्या नाम था, सुचिता कृपलानी, जो आगे चल करके उत्तर प्रदेश की और यानी कि हमारे भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है और भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल के बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सभी चीज तथ्य जो है वो क्लियर हुआ होगा। और इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को खाने में जहर मिला दिया गया था और इसी को बचाने का काम किसने किया था, तो बथक मियां ने किया था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बिहार के कोडरमा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वहां पर पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन से, बिहार के कोडरमा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपका अभ्रक। पायराइट भी पाया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कोडरमा क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक पाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 14 के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं 15 में। क्या लिखा है कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। भागलपुर, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और भागलपुर का ही जर्दालू आम फेमस है और कतरनिया चावल भी फेमस है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका श्री कृष्ण सिंह। ये वही श्री कृष्ण सिंह है जो कि 1936-37 में बिहार की जो है इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस की जीत होती है और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। तो बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, इनको अजातशत्रु भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरा से है। कहां से, आरा, जो कि भोजपुर में अवस्थित है। जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। और इन्हीं के भाई का क्या नाम था, अगर आपसे पूछे तो इन्हीं के भाई का नाम था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में जब वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जब वे लड़ रहे थे, तो इनकी मृत्यु होने के बाद उसके कमान को कौन संभाला था, इनके भाई ने संभाला था, जिनका नाम क्या था, अमर सिंह। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अमर सिंह। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि 1857 की कौन सी लड़ाई वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार से लड़ी गई थी, तो वह आरा की लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि ये आरा से बिलोंग करते थे। आरा में भी कहां से थे, तो ये थे आपके जगदीशपुर से, जगदीशपुर जो कि आपके भोजपुर में है। क्लियर है? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आरा की लड़ाई किसने लड़ा था, तो वीर कुंवर सिंह ने लड़ा था। उसके बाद गया की लड़ाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आरा की लड़ाई ये ध्यान में रखिएगा, आप केवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथिला जो नाच है
वो मिथिला से संबंधित है। बिहार का कौन सा नृत्य रूप मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला नाच। और हाल ही में अभी 2025 में जो बजट पेश हुआ था निर्मला सीतारमन ने, तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, मिथिला बोर्ड की स्थापना करेंगे, मिथिला मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे, जो कि किससे संबंधित है, मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे। और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो मखाना होता है वो आपका मधुबनी और दरभंगा में होता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, मधुबनी और दरभंगा। अगर आपका दोनों अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप क्या करिएगा, अगर आपका दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप टिक करिएगा किसको, दरभंगा को। क्लियर है। और बिहार का कौन सा जिला है जो मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी और दरभंगा। किसके उत्पादन में, तो मछली उत्पादन में मधुबनी और दरभंगा, मछली उत्पादन में भी है और मखाना उत्पादन में भी है। लेकिन मखाना में अगर दोनों में से अगर दिया है तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, आप टिक दरभंगा करिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जट जाटिन जो नृत्य है, ये शादी के अवसर पर गाया जाता है। लौंडा नाच जो है ये बिहार में होता है। ठीक है। बिहार में पुरुष जो क्या करते हैं, लड़कियों का कपड़ा पहन करके क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की राजभाषा क्या है, तो बिहार की राजभाषा के बारे में बात करें तो हिंदी है। 2 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, हिंदी। और वहीं हम बात करें दूसरी राजभाषा के बारे में अगर बात करें, अगर आपसे पूछ दें कि दूसरी राजभाषा क्या है, तो दूसरी अगर पूछें तो दूसरी है आपका उर्दू, जिसको 1984 में क्या किया गया था, अपनाया गया था बिहार की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में। अगर बिहार की राजभाषा के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हिंदी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि बिहार में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, वह जलोढ़ मिट्टी है। और धान का कटोरा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो धान का कटोरा बिहार के रोहतास जिले को कहा जाता है, क्योंकि रोहतास में जो है वह धान की खेती सबसे अधिक होती है। और बिहार में जो धान का जो फसल है वो सबसे अग्रणी है। अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन सा फसल जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आप टिक क्या कीजिएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धान की खेती जो है सबसे ज्यादा बिहार में अधिक होती है। बिहार में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, रोहतास में होती है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है आपका रोहतास को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। दौलतराम नहीं, यहाँ पे होगा आपका दौलतराम, दौलतराम, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। सिराज गोपालाचारी को राजा जी की उपाधि किसने दी थी, तो सिराज गोपालाचारी को राजा जी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोग समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे अपना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी नदी करती है बिहार में, अगर आपसे ये भी पूछे तो इसका भी आंसर क्या कीजिएगा, आप कोसी ही लगाइएगा। लेकिन अगर वही बात करें अपवित्र नदी कौन है, तो अपवित्र नदी कर्मनाशा है। और वही पवित्र नदी के बारे में बात करें तो वो गंगा नहीं बल्कि वह घाघरा है। क्लियर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि 1857 के विद्रोह में बिहार का सेनापति कौन था, तो बिहार के सेनापति कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। पूरे भारतवर्ष में इसको, पूरे बिहार में जो 1857 की क्रांति को जो रेगुलेट करने का काम किया था वो बाबू कुंवर सिंह किए थे। वही दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि पटना से किसने किया था, तो पटना से किया था आपका पीर अली ने, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। पटना से किसने किया था, तो याद करना आसान होगा, प से पटना हो गया, प से पीर अली हो गया, पीर अली ने किया था, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका कौन है, पश्चिम चंपारण है। और वहीं अगर बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो है वह हो जाएगा आपका शिवहर। जनसंख्या में अगर बात करें कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला आपका पटना हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है बिहार में, तो वह है आपका पटना में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो वह शेखपुरा में है। और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो पश्चिम चंपारण है। और वहीं अगर बात करें कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी लोकसभा सीट लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है? तो लालू प्रसाद का जो गढ़ माना जाता है वह सारण को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। ठीक है, सारण को जो है बिहार की लोकसभा सीट लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। और वही अगर हम बात करें कि बिहार में जो लोकसभा की सीट जो है वो कितनी है, वो पूरा चीज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। लोकसभा जो सीट है वो 40 है। राज्यसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा की जो सीट है वो टोटल 16 है। अगर हम बात करें विधानमंडल में, क्योंकि बिहार में टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो बिहार में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो अगर मैं बात करूँ विधानसभा, तो विधानसभा में जो टोटल जो सीट है उसकी संख्या कितनी है, 243 है। और वहीं अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो इसमें टोटल सीट कितनी है, तो इसमें टोटल सीट आपका 75 है। क्लियर हो गया? विधानसभा में 243 है, विधान परिषद में कितना है, 75 है। नेक्स्ट अगर हम जानने का प्रयास करें कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक उसी तरह से विधानसभा का भी मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और वही विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, यह आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, तो डिस्ट्रिक्ट को कितना है, टोटल 38 है। मंडल जिसे कहेंगे हम लोग, या फिर जिला बोले या फिर आपका मंडल बोले, जिला या फिर मंडल बोले, दोनों में से कोई भी बोले तो उसकी संख्या कितनी है, 38 है। अनुमंडल अगर बोल देगा, अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 101 है। पंचायत की संख्या कितनी है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पंचायत की संख्या कितनी है, तो 534 है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा जो टॉपिक है वह क्लियर हुआ होगा। और लालू प्रसाद की जो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वह लालू प्रसाद की ही पत्नी है, जिनका नाम है आपका राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी जो है वो 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध बिहार के सेनानी जिन्हें नायक कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वीर कुंवर सिंह। सेम क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध बिहार के सेनानी जिन्हें नायक कहा जाता है वो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह थे। बस इसमें क्या जोड़ दिया है, 1857 जोड़ दिया है। सेम क्वेश्चन को अगर यहां से अगर 1857 अगर एग्जाम में नहीं रहता, अगर क्वेश्चन रहता है कि बिहार के सेनानी जिन्हें नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है या फिर नायक कहा जाता है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, तब इसका आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाता है। इसको क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़ना है, कॉन्फिडेंट लेकर के जाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ताकि अपना आपा ही खो दे और एग्जाम में क्वेश्चन जो है सही उत्तर को भी गलत करके आ जाए। श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है, तो देश रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। और कुंवर सिंह कौन थे, बिहार 1857 क्रांति के क्या थे, ये नायक थे कि जो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सिल्क सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपका भागलपुर। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। रेशम के लिए बोले या फिर सिल्क सिटी बोले, दोनों का उत्तर सेम ही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें, यूनेस्को इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है, तो पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ पे है, पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिहार में टोटल जो यूनेस्को साइट हैं वो टोटल कितने हैं, 2 हैं। एक को मिला था आपका 2002 में और दूसरे को मिला था 2016 में। 2002 में जिसको मिला था, यूनेस्को द्वारा पहचान मिला था, वो है आपका बोध गया, ठीक है, महाबोधि मंदिर जिसे कहा गया। और 2016 में कौन था, वह था आपका नालंदा। अगर डेट लिखे तो 15 जुलाई 2016 को नालंदा को क्या किया गया, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस वर्ष यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2002। और वही बात करें नालंदा को कब किया गया, तो 15 जुलाई 2016 को किया गया। बिहार में टोटल कितने यूनेस्को साइट है, तो टोटल 2 यूनेस्को साइट है। और वही अगर हम बात करें कि टोटल रामसर साइट कितने हैं, तो रामसर साइट की संख्या कितनी है, टोटल 3 है। एक बेगूसराय में है आपका कांवर झील, और आपका नागी और नकटी डैम जो है वो कहाँ पे है, आपका जमुई है। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी टॉपिक आपका क्लियर
हुआ होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि बिहार में लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, जयप्रकाश नारायण होगा इसका उत्तर। लोकनायक से कौन प्रसिद्ध थे, तो जयप्रकाश नारायण। और वही 1857 की क्रांति में नायक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, जो कि कहां से बिलोंग करते थे, आरा के जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार का राज्य पशु कौन सा है, गौर या बैल है। तो चलिए हम लोग पूरा लिस्ट लिखते हैं कि राज्य पशु कौन है। तो पशु के बारे में अगर बात करें तो गौर हो जाएगा, गौर या फिर बैल हो जाएगा। पक्षी के बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो गौरैया दिवस हम लोग मनाते हैं 20 मार्च, और 20 मार्च के बाद ही 2 दिन बाद ठीक 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस की शुरुआत कब हुई थी, बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2010 में। कौन सा दिवस है यह, तो यह है आपका बिहार दिवस। किसने इसकी शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पक्षी हो गया आपका गौरैया। अगर आपका फूल के बारे में अगर बात करें तो फूल हो गया आपका गेंदा। पेड़ के बारे में बात करें, पेड़ क्या है, तो पेड़ है आपका पीपल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पशु हो गया गौर या बैल, पक्षी हो गया गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। कब स्टार्ट हुआ यह, तो यह स्टार्ट हुआ आपका 2010 से मनाना। किसके शासनकाल में, तो नीतीश कुमार ने क्या किया, इसको मनाना स्टार्ट किया 2010 में। लेकिन बिहार की जो स्थापना होती है वह कब होती है, बिहार की स्थापना, बिहार मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब होता है, इसकी घोषणा होती है आपका 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होता है। लेकिन बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब होता है, तो यह अलग होता है आपका 22 मार्च 1912 को। यही वजह है कि इस 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया, पक्षी हो गया गौरैया, फूल हो गया गेंदा, पेड़ हो गया पीपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है, यानी कि पेड़ कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल। समय व्यर्थ ज्यादा इसमें नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में बिहार का राज्य पक्षी कौन है, मैंने डिस्कस कर दिया है कि इसका राज्य पक्षी कौन है, वह है गौरैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बिहार का राज्य फूल कौन सा है। फूल के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया है, गेंदा है। लेकिन अगर वही भारत के बारे में अगर बात करें कि भारत का क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल। ठीक है, पशु के बारे में बात करें तो वो रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राम दुलारी सिन्हा, जो थी वो बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी। और वहीं अगर हम बात करें भारत की कौन थी पहली महिला राज्यपाल, तो भारत का अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कहाँ की बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो थी सुचित्रा कृपलानी, जो कि किसकी पत्नी थी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी थी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आनंदीबेन पटेल तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है, गवर्नर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है कि बिहार के किस राजनेता को जननायक, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट है, जननायक किसे कहा जाता है, जननायक, रुकिए रिपीट नहीं है, वहां पे था लोकनायक। लोकनायक अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कंफ्यूज नहीं होना है, लोकनायक अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। लेकिन यहां क्या पूछा है, जननायक। तो जननायक बोला जाता था कर्पूरी ठाकुर को, जिनको हाल ही में 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मृत्यु उपरांत। ठीक है, यानी कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न से संबोधित किया गया। तो जननायक कौन थे, वो थे कर्पूरी ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है आपका मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि कहां पे अवस्थित है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है, बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार का पूछा है, ना कि भारत का पूछा है। भारत का अगर सबसे पुराना विश्वविद्यालय बोलता तब इसका आंसर क्या हो जाता, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता। लेकिन यहाँ पे बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बोला है, तो इसका आंसर यह नहीं होगा, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, फेरबदल हो जाएगा और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में हुई थी। वहीं अगर बिहार के जगह में अगर काट करके यहाँ पे क्या लिखा होता, भारत लिखा होता, तब इसका आंसर हो जाता नालंदा विश्वविद्यालय।
ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पहले। क्लियर है? जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 में कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में जो नेशनल पार्क है वो केवल एक ही नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? तो टोटल एक ही है, जो कि कौन सा नेशनल पार्क है? जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में है, जो कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा जिला की अगर बात करें एरिया वाइज तो वो आपका आंसर हो जाता है शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। और वही बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेखपुरा। क्लियर है? तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि बिहार के किस नेता को बाबूजी कहा जाता था? तो बाबूजी कहा जाता था जगजीवन राम को। यही जगजीवन राम जो है इंटरिम गवर्नमेंट में और आज़ादी के बाद भी हमारे देश के पहले क्या थे? लेबर मिनिस्टर थे। श्रम विभाग इन्हीं को दिया गया था, श्रम विभाग जो है इन्हीं को दिया गया था, इन लेबर मिनिस्टर थे। और इन्हीं जगजीवन राम की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? मीरा कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला जो है वो क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। कौन? मीरा कुमार। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? जगजीवन राम की बेटी का क्या नाम था? मीरा कुमार। क्लियर? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 के बिहार का कौन सा जिला मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे दे ही दिया है मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी और दरभंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका मछली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, और साथ में आपका मखाना के लिए भी। क्लियर है? और मखाना बोर्ड के बारे में भी बात किया गया हमारे इस बार के बजट में, भारत के बजट में, कि बिहार में क्या किया जाएगा? मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 में कि बिहार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी इसकी जो घोषणा कब की गई थी, इसके बारे में अगर हम बात करें कि अलग कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन ये अलग कब हुआ? ये अलग हुआ आपका 1912 में, पूरी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। लेकिन इसका अपना कार्य कब से करना स्टार्ट किया? तो ये अपना कार्य स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1912 से। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है, 1911 में घोषणा होती है। 1911 में घोषणा के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाता है 22 मार्च 1912 को। और फिर उसी के बाद क्या होता है? 1936 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1936 में क्या होता है? बिहार से अलग हो जाता है आपका उड़ीसा। बिहार से अलग कौन होता है? उड़ीसा। डेट क्या है वो आपका? तो डेट है आपका 1 अप्रैल आपका 1936 में अलग हो जाता है उड़ीसा। 1936 में अलग होने के बाद फिर क्या होता है? 1936 में सन 2000 में, डेट अगर मैं लिखूं 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है झारखंड। किससे? बिहार से। तो ये सारा डेट जो है आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर ही क्यों डेट फिक्स किया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर को ही आपका बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए 15 नवंबर का डेट डिसाइड होता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि सन 2000 में कितने राज्य जो हैं वो अलग होते हैं, कितने राज्यों का गठन होता है, तो पहला तो आपका झारखंड हो गया, जो किससे अलग होता है? जो अलग होता है आपका बिहार से अलग होता है। वही अगर हम बात करें कि झारखंड के बाद दूसरा कौन है, तो दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ जो है ये किससे अलग होता है? तो ये आपका अलग होता है मध्य प्रदेश से, एमपी से। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा राज्य कौन है? तो तीसरा राज्य आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि उत्तराखंड है, जो कि उत्तराखंड किससे अलग होता है? तो उत्तराखंड अलग होता है यूपी से। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो टोटल 3 राज्य जो है उनका गठन होता है सन 2000 में। एक झारखंड जो कि बिहार से, छत्तीसगढ़ एमपी से छत्तीसगढ़, और यूपी से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग आ रहे हैं। प्रसिद्ध सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो ये आपसे ये भी पूछता है कि ये कहाँ पे मिलती है? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो सोन नदी है वो पटना में जो मिलती है गंगा से, वो किस जगह पे आकर के मिलती है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 में क्या है कि बिहार का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बिहार का पहला मुस्लिम शासक था आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और आगे चल करके ये गुलाम किसका बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1193 में ये आता है
बिहार में और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को, यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि पूरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जो कि भागलपुर में अवस्थित है उसे पूरा तहस नहस कर देता है। तो बिहार का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था आपका बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र किस जिले में स्थित था? तो किस जिले में स्थित था? तो गया होगा नहीं, दरभंगा होगा नहीं, नालंदा होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। पटना का ही पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन ने, उदयन ने। लेकिन पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी कौन बनाता है? राजधानी बना के वहीं पे रहने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वही था जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि बिहार से होकर गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसी ने सूर्यवंश की स्थापना किया था सन 1540 में, जब यह 1539-40 में हुमायूं से युद्ध जब जीत जाता है। तो पूरे 15 वर्ष तक, 15-16 वर्ष तक क्या करता है? पूरा यह दिल्ली पे शासन करता है शेरशाह सूरी। तो बिहार से होकर गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया, जो किस वंश से था? जो कि सूर्यवंश से था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि बिहार का कौन सा जिला मखाने के लिए प्रसिद्ध है? वही क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन में मधुबनी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। अगर मधुबनी दरभंगा दोनों दिया रहता और ऑप्शन डी में दिया रहता ए और बी दोनों, तो आप दोनों में टिक करते ए और बी। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है मखाना? दरभंगा में होता है। ताज्जुब की बात यह कि बिहार में 85% जो मखाना जो है वो कहाँ पे होता है? बिहार। पूरे भारतवर्ष में 85% मखाना जो है वो बिहार ही उत्पादन करता है, और बिहार का भी वो कौन सा जिला? तो वह आपका दरभंगा जिला। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मुजफ्फरपुर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि बिहार का कौन सा मंदिर देवी सीता को समर्पित है? तो नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है कि सीता कुंड लिखा हुआ है ना, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? सीतामढ़ी में अवस्थित है। और यह माना जा रहा है कि माता सीता की सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा है वो सीतामढ़ी में ही क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 48 है कि बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो दूसरी राजभाषा कौन सी है? वह उर्दू है, जिसको 1984 में क्या किया गया था? दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था बिहार में। पहली राज्य की भाषा के बारे में अगर बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उप मुख्यमंत्री यानी कि वाइस सीएम के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और अभी वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार है। और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री के बारे में भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये राज्यों के ऊपर है कि वह उप मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है या फिर वह उसे रख सकती है। लेकिन यह किसी भी प्रकार का जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वह गैर संवैधानिक है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उप मुख्यमंत्री के बारे में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान में जो बिहार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, और उप मुख्यमंत्री 2 हैं। एक है आपका सम्राट चौधरी जो कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, मतलब बिहार के वो वित्त मंत्री भी हैं, साथ साथ में बिहार के, ना कि देश के। कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस तरह से देश का वित्त मंत्री होता है उसी तरह से हर एक राज्य का भी वित्त मंत्री होता है। तो वो उप मुख्यमंत्री के पद पे भी है और वित्त मंत्री भी हैं। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है वो है विजय कुमार सिन्हा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा है कि बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य रूप कौन सा है? तो सबसे लोक नाट्य यानी कि विच फोक थिएटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोक थिएटर ऑफ द बिहार इज मोस्ट पॉपुलर। बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य रूप कौन सा है? तो वह है आपका विदेशिया। ठीक है, विदेशिया की शुरुआत किसने की थी? तो भिखारी ठाकुर ने की थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। भिखारी ठाकुर को विदेशिया का सबसे बड़ा ये माना जाता है कि उन्होंने ही इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था लोकनाट्य को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 में बिहार का कौन सा शहर पटना साहिब गुरुद्वारा के लिए प्रसिद्ध है? तो नाम से ही प्रसिद्ध है पटना साहिब गुरुद्वारा, तो इसका आंसर क्या होगा? पटना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पटना साहिब किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? तो यह आपका गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1666 में। क्लियर है? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। इनके पिता का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। और इसी गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों करवाई थी? क्योंकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कहा था? धर्म परिवर्तन करने के लिए, मतलब सिख धर्म को छोड़ करके मुगल वंश में आने के लिए कहा था। और पूरा जो वृतांत है यानी कि उसके द्वारा किए गए जितने भी युद्ध हैं,
जितने भी घटनाओं को उसने गढ़ा था उसको उन्होंने लिखने के लिए कह दिया था। किसे? गुरु तेग बहादुर को। लेकिन ऐसे में गुरु तेग बहादुर धर्म को अपनाने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में गुरु तेग बहादुर के क्या करता है, वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद औरंगजेब क्या करता है, पूरे मुगलिया सल्तनत में एक फरमान जारी करता है और बोलता है कि मेरे शासनकाल में कोई भी किसी का भी कोई जीवनी नहीं लिखेगा। तो आप लोगों ने बाबरनामा सुना होगा, जो कि बाबर द्वारा लिखा गया। अकबरनामा सुना होगा, जो कि अबू फजल द्वारा लिखा गया। जहांगीरनामा सुना होगा, शाहजहांनामा सुना होगा, लेकिन आपने औरंगजेब नामा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इसने पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया था अपने साम्राज्य में लिखने के ऊपर में, क्योंकि इसने मना कर दिया था। तो गुरु तेग बहादुर के बेटे का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा हुआ है? 53 लिखा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो बिहार का एक ही उच्च न्यायालय है, वो कौन सा है? पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 3 फरवरी 1916 को क्या किया गया था? पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 3 फरवरी 1916 को। क्लियर है? पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 54 कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है? पटना जंक्शन कहाँ पे अवस्थित है? तो यह पटना में अवस्थित है। अगला, कुछ प्रश्न ऐसा है कि नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, तो उसको आपको लिखने का या फिर उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है? बिहार का कौन सा जिला राजगीर के गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजगीर कौन से जिला में है? तो राजगीर अवस्थित है आपका नालंदा में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नालंदा। तो आपका कभी कभी ना हेडक्वार्टर भी याद करना है, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो कन्फ्यूजन होगा। जिस तरह से आपका पश्चिमी चंपारण का बेतिया है, वैशाली का मोतिहारी है, तो इस तरह से पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, तो ये सब, वैशाली का आपका हाजीपुर है। तो ये थोड़ा हेडक्वार्टर जो वगैरह है, तो टोटल 9 ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है। तो बिहार का कौन सा जिला राजगीर के गर्म कुंड, ठीक है ना, गर्म कुंड के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। लेकिन वही आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है, और सबसे ज्यादा ठंडा जिला कौन सा है, हॉट एंड कोल्ड, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गया जी। क्या हो जाएगा? गया जी। सबसे ज्यादा गर्म जगह भी, सबसे ज्यादा गर्मी भी गया जी में होती है, और सबसे ज्यादा ठंड भी कहाँ पड़ता है? गया जी में ही पड़ता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। धान की फसल जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो वह है आपका रोहतास। इसमें हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। 57 है कि बोध गया के पास से कौन सी नदी बहती है? तो बोध गया के पास से फल्गु नदी बहती है, और इसी फल्गु नदी का दूसरा नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। और इसी निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध का मतलब क्या है? तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। यह भी, और सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी कौन सी है? वह है आपकी कोसी नदी। क्लियर है? 57 हो गया। 58 में क्या लिखा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, जो कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुकी है? जो 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी है। इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है। अगला है कि बिहार में कौन सा पर्व व्रती महिलाओं का पर्व कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पर्व कहलाता है ज्योतिया, जिसमें माँ जो है अपने बेटे या फिर बेटी के लिए क्या करती है? उपवास रखती है, जिसमें जल नहीं पीना होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से छठ पूजा के पर्व को मनाया जाता है। तो ज्योतिया का पर्व जो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ज्योतिया का पर्व किसके लिए किया जाता है? तो ज्योतिया का पर्व बेटा और बेटी के लिए, यानी कि माँ जो अपने बच्चों के लिए क्या करती है? उपवास करती है। तो इस व्रत को क्या कहलाता है? इस व्रत को क्या कहा जाता है? व्रती महिलाओं का पर्व, जो किससे संबंधित है? जो कि ज्योतिया से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि फेस्टिवल ऑफ फास्टिंग वुमेन। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो किस राजा ने की थी? उदयन ने की थी। लेकिन इसको अपना सबसे पहले राजधानी कौन बनाया था? तो राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन किसका पुत्र था? तो उदयन जो है अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु के पुत्र था, जो किस वंश से संबंधित था? जो संबंध रखता था हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार के ही पुत्र का क्या नाम था? अजात शत्रु। और अजात शत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। इसी वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। क्यों बोला जाता है पितृहंता वंश? क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की, और उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी कि अजात शत्रु की। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं हम लोग। 61 में क्या है कि बिहार में किस विश्वविद्यालय का नाम एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय का नाम एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बिहार के किस नेता को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। चंद्रशेखर सिंह नहीं होगा, बिंदुश्री दुबे नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, बिहार और नेपाल की सीमा किस नदी से बनी है? तो बिहार और नेपाल की जो सीमा है वह गंडक नदी से बनी हुई है और गंडक जो नदी है वो नेपाल और बिहार और नेपाल की जो सीमा है वो गंडक नदी से बनी हुई है। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। और गंडक परियोजना जो है वो किस देश से संबंधित है? तो बिहार और नेपाल से संबंधित है आपका गंडक परियोजना, यानी कि गंडक प्रोजेक्ट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64 है आपका क्या कि मिथिला क्षेत्र का कौन सा पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है? जिस तरह से दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से मिथिला क्षेत्र में एक पर्व है जो कि भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है और उसे हम कहते हैं समा चकेवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। छठ का संबंध तो पूरे बिहार से, और बिहार का सबसे पवित्र जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो क्या है आपका? छठ है। तीज के बारे में, तीज जो है वो पत्नियां जो है अपने पति के लिए करती है तीज, और ज्योतियां जो है ये माँ जो है अपने बच्चों के लिए करती है। क्लियर है? तो सारा पॉइंट जो है क्लियर हो गया कि समा चकेवा जो है वो किससे संबंधित है? वो आपका संबंधित है भाई बहन के त्यौहार से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा पटना में है। पटना में, तो पटना में कौन सा है आपका? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और अभी हाल ही में नीतीश कुमार और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के सहयोग से हमारे बिहार के पूर्णिया जिले में क्या हुआ है आपका? एक नया हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं कि और कहाँ हवाई अड्डा हमारे बिहार राज्य में क्या होगी? बनेगी। तो यहाँ प्रश्न क्या किया कि बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिहार का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है तो कौन है वह? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? इसमें समय हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे, रोहतास को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? 67, बिहार के राजगीर में कौन सी बौद्ध संगति करवाई गई थी? तो टोटल जो बौद्ध संगति करवाई गई थी वो टोटल 4 करवाई गई थी। इसका ट्रिक अगर आपको याद करना हो तो AK, जिससे कि आप कभी भी आप गलती नहीं होगा आपको। क्या है इसका ट्रिक? पहला जो करवाया गया था वो अजातशत्रु, के से काला अशोक, ए से अशोक हो गया और के से हो गया कनिष्क। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा? पहला जो बौद्ध संगति है वो किसने कराया था? अजातशत्रु ने करवाया था। उसके बाद क्या लिखा है? के से काला अशोका। उसके बाद क्या लिखा है? फिर ए लिखा है यानी कि अशोका, और उसके बाद फिर के लिखा है यानी कि कनिष्क ने करवाया था। अब कहाँ करवाया था? तो इसमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में जो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अपने बिहार में ही हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था आपका राजगीर में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा हुआ था आपका पटना में, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका कुंडग्राम, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पे है? तो वर्तमान में अभी है आपका कश्मीर में। क्लियर है? तो 1 2 3 तो कहाँ हुआ था आपका? बिहार में ही हुआ था। यहाँ पे क्या बात किया गया? विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर। तो राजगीर में कौन सा कराया गया था? तो राजगीर में पहला करवाया गया था। दूसरा अगर बात करता तो दूसरा का आंसर क्या हो जाता? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा क्या हो जाता? कुंडलवन यानी कि कुंडग्राम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन से मुगल सम्राट की मृत्यु बिहार में सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं की जो मृत्यु है वो बिहार में लाइब्रेरी में क्या हो गया था? सीढ़ी के गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का कौन सा जिला लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि बिहार जाना ही जाता है किसके लिए? लिट्टी चोखा के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन लिखा हुआ है पटना, दूसरा लिखा हुआ है भोजपुर, तीसरा लिखा है गया, और चौथा में लिखा है बिहार के सभी जिले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार के सभी जिले जो हैं। लिट्टी चोखा बोलने से ही लोग समझ जाते हैं कि किसके बारे में, किस जिले के बारे में बात हो रहा है। तो वो बात हो रही है बिहार के बारे में। तो बिहार के सभी जिलों के बारे में बात किया गया है। लिट्टी चोखा जो है बिहार के सभी जिलों में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध बिहार से है? तो भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध बिहार से है? तो लाल बहादुर शास्त्री का संबंध नहीं है क्योंकि यूपी से थे। चंद्रशेखर का भी संबंध नहीं है, ये भी यूपी से थे। वीपी सिंह का भी संबंध यूपी से थे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, यानी कि कोई भी नहीं। इनमें से किसी भी प्राइम मिनिस्टर का संबंध जो है वो बिहार से नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर वही बिहार के जगह में क्या लिखा रहता, बिहार के जगह में लिखा रहता कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे आजाद भारत के, तो इसका आंसर हो जाता मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया गया, यहाँ बात किया गया है कि बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था आपका आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जो थे वो बिहार के पहले क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने राष्ट्रपति का जो पद है इनको कब सुशोभित किया गया हमारे संविधान में, कब इनको ये पोस्ट मिला, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 24 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारे संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले इनको क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद दिया गया था, राष्ट्रपति का पद 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध आपका सिवान से था। कहाँ से था, सिवान से था। और सारण का संबंध अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्लियर है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बात किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बिहार का कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय चीन और तिब्बत के छात्रों को आकर्षित करता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्थापना किया था कुमारगुप्त वन। एग्जाम में ना आपका ऐसे ऑप्शन रहेगा, तब जाके कंफ्यूज हो जाइएगा कि 1 था कि 2 था कि 3 था या फिर 4 था। तो इसका आंसर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो मुख्य भूमिका निभाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी निभाई थी, श्री कृष्ण सिंह ने भी निभाई थी और अनुग्रह नारायण सिंह ने भी निभाई थी। बाद में ये लोग भी गए थे और वहां के नील करने वाले खेती करने वाले किसानों का उन्होंने दुख समझा था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ बिहार के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन सबसे पहले जाने का काम किसने किया था, तो जाने का काम किया था महात्मा गांधी ने, और उनकी तरफ उनका ध्यान किसने आकृष्ट किया था, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। कौन सा सेशन में, तो लखनऊ सेशन में 1916 में। और इसी 1916 में नरम दल और गरम दल जो होता है वो आपस में मिल जाते हैं, और कांग्रेस के जो चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष रहते हैं उनका नाम रहता है अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि बिहार के निकटतम सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो कोयला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, वो झरिया में है। लेकिन अभी ये झरिया जो कोलफील्ड है वो कहाँ, बिहार का जैसे बंटवारा होता है आपका बिहार से जैसे झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, तो ये कहाँ चला गया है अभी फिलहाल वर्तमान में झारखंड में। लेकिन ऑप्शन वाइज अगर हम जाएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झरिया कोलफील्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि बिहार के पावापुरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावापुरी में किस प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का निर्माण प्राप्त किया गया था, तो वह किए थे आपके महावीर। लेकिन वही अगर बात करें कि वर्धमान महावीर जो थे इसके ये मतलब जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो टोटल तीर्थंकरों की संख्या कौन थी, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था ऋषभदेव। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, और वर्धमान महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये डिस्कस कर चुका हूं मैं, धर्मपाल, जो कि कहां पे अवस्थित है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 77 केसरिया स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के किस जिले में स्थित है, तो केसरिया स्तूप जो है वह पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। एग्जाम में अगर खाली चंपारण दिया रहता, फिर मान लीजिए पटना लिखा होता, नालंदा लिखा होता, वैशाली रहता तो उसमें भी आप चंपारण को ही टिक करेंगे, क्योंकि चंपारण जो है दो भागों में बढ़ जाने की वजह से पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण हो गया। लेकिन यहाँ पे पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण दोनों दिया रहता तो इसका आंसर क्या होता, पूर्वी चंपारण ही होता। तो केसरिया स्तूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा किस जिले में अवस्थित है, तो ये जिला कौन सा है आपका, पूर्वी चंपारण। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, सासाराम में अवस्थित है। कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज डिस्कस कर दिया हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा है, 100 एमसीक्यू तो बोल रहा हूँ, लेकिन उन तमाम तथ्यों को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आपको समझने में आसानी हो। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका वो रिविजन ही हो रहा है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 बराबर गुफाएं किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मौर्य वंश से। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी अशोक के द्वारा। और इन्होंने किसको समर्पित कर दिया था, तो जीवक संप्रदाय को इन्होंने समर्पित कर दिया था, ताकि वो लोग वहां पे जाकर के क्या करें, मेडिटेशन करें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80
बराबर की गुफाएं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा हुआ है कि बिहार का कौन सा नृत्य विवाह समारोह में किया जाता है? तो विवाह समारोह किया जाता है जट जाटिन, मैंने बात इसके बारे में कर दिया। विदेशिया का संबंध किससे? तो विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर से संबंधित है, जो कि एक नाट्य है। सोहर जो है, सोहर खिलौना किससे संबंधित है? ये जब किसी परिवार में जब बच्चे का जब जन्म होता है तब वो सोहर गाया जाता है। तो ये भी आपसे संबंधित है कि पुत्र प्राप्ति, पुत्र होने के बाद या पुत्री होने के बाद कौन सा पर्व जो है वो मनाया जाता है? तो वो है सोहर गाया जाता है। जट जाटिन का संबंध आपका विवाह समारोह से है। और विदेशिया, इसकी शुरुआत किसने की थी? आपका भिखारी ठाकुर ने की थी। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 में बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिहार की पहली महिला राज्यपाल का नाम कौन था? राम दुलारी सिन्हा। क्लियर है? सरोजिनी नायडू जो थी वो बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। और पहली महिला गवर्नर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पहली महिला जो है राज्यपाल वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ बात क्या किया गया है कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिहार की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? राम दुलारी सिन्हा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो वह आपका पीपल। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि पीपल का साइंटिफिक नाम क्या है, क्योंकि बिहार में अब कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है ना कि ये तो सबको याद हो ही गया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर या बैल है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो गौरैया है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो पीपल है। फूल कौन सा है? तो फूल है आपका गेंदा है। तो ये तो सबको याद है, लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम भी आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप कमेंट कीजिए कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह कौन सा है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से किस वर्ष अलग किया गया था? तो बिहार प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1912 में। डेट क्या है आपका? 22 मार्च। और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो घोषणा जो होती है वो कब होती है? इसकी घोषणा की जाती है 12 दिसंबर 1911 को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। 1936 से कौन होता है? अलग होता है। तो 1936 में अलग होता है आपका उड़ीसा। और 1905 में क्या किया जाता है? बंगाल विभाजन को रखा जाता है लॉर्ड कर्जन द्वारा कि हम बंगाल का विभाजन पूर्णतः क्या करेंगे? कर देंगे। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। डेट अगर आपसे एग्जाम में पूछे कब किया जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि बंगाल का पूर्णतः विभाजन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इसकी घोषणा कब होती है कि हम बंगाल का विभाजन कर ही देंगे? इसकी घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। और इसी के विरोध में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है पूरे भारतवर्ष में? तो वो स्टार्ट हो जाता है आपका स्वदेशी मूवमेंट, जिसका तारीख अगर मैं बोलूं तो वो क्या है? 7 अगस्त 1905। आपको डेट एकदम याद रखना ही पड़ेगा, बिना डेट के कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डेट ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट 84 नंबर क्या है कि बिहार का कौन सा जिला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो आपका मधुबनी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस स्थान से है? तो आरा के जगदीशपुर से है। आरा के जगदीशपुर से है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला है कि प्रसिद्ध गोलघर अनाज गोदाम किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। उस समय वो क्या कर रहे थे? अनाज को क्या करते? स्टॉक करके रख लेते थे ताकि इसको बेचेंगे जब तो इसको ज्यादा दामों में इसको क्या कर सके? मार्केट में बेच सके। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कैप्टन जॉन गार्स्टिन के द्वारा ये बनाया गया था। ये ध्यान में रखेंगे। क्या? गोलघर का अनाज गोदाम। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गोलघर कहाँ पे है? तो गोलघर आपका पटना में है। ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या है? तो चेम्स चैमियर। याद रखने से हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में कहाँ दिखा हुआ है? चेम्स चैमियर। देखिए यहाँ लिखा है चेम्स चैमियर। पूरा नाम क्या था इनका? एडवर्ड माइनर डैश चेम्स चैमियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना हाईकोर्ट के जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था? चेम्स चैमियर। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। ठीक है? 3 फरवरी 1916 को। लेकिन कहीं कहीं पे मेंशन किया हुआ रहता है कि 3 फरवरी 1916 को इसके बिल्डिंग का क्या हो गया था? उद्घाटन हुआ था। और वास्तविक में जो ये अपना कार्य जो है मतलब अपना जो कार्य जो वो कब से स्टार्ट करती है? तो 9 फरवरी 1916 को, यानी कि ठीक 6 दिन बाद। वैसे आप इसके अगर गठन के बारे में बात करें तो आंसर क्या लगेंगे? 3 फरवरी 1916 को। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो छठ पूजा जो है भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। और सूर्य देव से संबंधित एक मंत्र है, वो क्या मंत्र है? तो वह आपका गायत्री मंत्र, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह जो है किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। और यहाँ प्रश्न क्या है कि छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो छठ पूजा जो है भगवान सूर्य को समर्पित है।
आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, मौर्य वंश के समय बिहार की राजधानी क्या थी, तो मौर्य काल में जो बिहार की राजधानी थी वह क्या थी, पाटलिपुत्र थी। वहीं अगर हम बात करें हर्यक वंश के समय में, यानी कि मगध वंश के समय में, जब मगध जब सत्ता थी तो उस समय इसका जो कैपिटल था वो क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर, यानी कि राजगृह। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं हम लोग। गया शहर से कौन सी नदी बहती है, तो गया शहर से फल्गु नदी बहती है, और हाल ही में गया का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, गया जी हो गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला 91 क्या है कि प्राचीन बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त वन ने की। क्लियर। इसका टोटल 3, इसमें क्या था ना, टोटल 3 तल्ला बिल्डिंग था, और इसकी जो इसमें जो लाइब्रेरी था वो 9 तल्ला था, यानी कि 9 मंजिला इमारत था वो लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम क्या था, तो लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज। क्या नाम था, लाइब्रेरी का क्या नाम था, धर्मगुंज। इसमें क्या था, 3, हर एक तल्ले को क्या किया गया था ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो एक का नाम था आपका रत्नदधि, रत्नरंजिका और रत्न सागर, 3 टाइप का 3 स्टोरेड बिल्डिंग था। तो प्राचीन बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। अगला है 92 कि बिहार का कौन सा जिला ज्ञान भूमि कहलाता है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो गया को ही क्या कहा जाता है, ज्ञान भूमि कहा जाता है। लेकिन बिहार का कौन सा जिला ज्ञान भूमि कहलाता है, तो गया हो जाएगा। ज्ञान भूमि का केंद्र अगर पूछे तब इसका आंसर नालंदा हो जाएगा। क्या पूछे, अगर ज्ञान भूमि का केंद्र पूछता आपसे अगर एग्जाम में, ज्ञान भूमि का केंद्र कौन सा कहलाया, तब वो केंद्र कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन यहाँ पूछा है बिहार का कौन सा जिला ज्ञान भूमि कहलाता है, तो ज्ञान भूमि कहलाता है गया को। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। 93 ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो ककोला जलप्रपात आपका नवादा में है। क्लियर है। अगला है बिहार का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो बिहार का जो बिस्मार्क है, बिहार का बिस्मार्क, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का बिस्मार्क जो है वह किसे कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कि क्या होगा, आप लोग कमेंट करके थोड़ा मेरे को बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की, अब राजकीय भाषा में यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, बिहार की पहली राजकीय भाषा बोले क्या है, पहला कौन है राजकीय भाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिंदी। अगर दूसरी बोले तो दूसरी में आप क्या लिखेंगे, उर्दू। अगर वहीं अगर बात करें कि तीसरी राजकीय भाषा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली। ये भी ध्यान में रखेंगे। मैथिली को बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हमारे संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था सन 2003 में। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसके मनाने का जो शुरुआत है वो कब से किया जाता है, 2010 से। किसके शासनकाल में किसने इसको स्टार्ट करवाया था, तो इसे स्टार्ट किया था आपका नीतीश कुमार ने। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 97 नंबर। 97 नंबर क्या है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना में स्थापित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 को हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है विच डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लीची उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। और उस लीची का क्या नाम है, तो उस लीची का नाम है आपका शाही लीची। शाही लीची यानी कि अब लीची भी यानी कि जो फल भी है वो अब क्या होने लगा, पहले राजा महाराजा शाही होते थे, अब फल भी क्या होने लगा, शाही होने लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शाही लीची पड़ा, जिसको जीआई टैग क्या कर दिया, दे दिया गया है। लास्ट हमारा और अंतिम प्रश्न क्या है कि बिहार में भारत का दूसरा चाणक्य किसे कहा जाता है, तो दूसरा चाणक्य जो है वह चाणक्य मिश्र बिल्कुल भी नहीं होगा, जानबूझ के दिया हुआ है चाणक्य मिश्र, ताकि आप क्या करें, इसी को टिक करें, क्योंकि इनका नाम ही था चाणक्य मिश्र, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर डी बिल्कुल भी नहीं होगा, बिंदेश्वरी दुबे बिल्कुल नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को भारत का दूसरा चाणक्य कहा जाता था। और इन्हीं कर्पूरी ठाकुर को 2024 में क्या दिया गया है, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो टोटल 100 MCQ है बिहार से संबंधित वो पूरी तरह से क्लियर हुआ। लेकिन साथ ही में कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी डिस्कस कर देता हूं, इसलिए ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं वो क्या हो सके, इसमें कवर हो सके। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या है, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता सकता नहीं, एग्जाम में पूछता ही है, वो क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि बिहार का जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार का जो अक्षांश है वो शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू होता है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो डबल दिया हुआ है इसका मतलब सेकंड है, ये एक जो डॉट दिया हुआ है इसका मतलब मिनट्स है, और डिग्री जो है वो डिग्री है, ठीक है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, और यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। याद करने का ट्रिक क्या है इसका, दोनों के बीच में देखिए हम लोग कहते हैं ना कि 3-5 का अंतर होता है, कभी हम लोग कभी एग्जाम्पल देते बोलते हैं ना कि 3-5 का अंतर है, कभी किसी को हम मुहावरे के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा अक्षांश में 3 का अंतर है और देशांतर में 5 का अंतर है। तो इससे आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आसानी से टिक लगा सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार में 3 का अंतर है और देशांतर में 5 का अंतर है। तो देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार में 24 और 27 लिखा है, तो 24 और 27 में कितना का डिफरेंस है, 3 का। और वहीं अगर हम बात करें देशांतर का, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो यहाँ देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के बात किया गया कहाँ तक, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, यानी कि 88 में से 83 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि देशांतर में 5 का अंतर है और अक्षांश में 3 का अंतर है। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में अगर हम बात करें टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। और इसी 38 जिला में जो नवीनतम जिला है, यानी कि 37 टोटल जिला था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सन 2000 से पहले बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना देंगे, 37 देंगे। लेकिन 2001 में ये आप पटना देख रहे हैं, ये पटना है, ठीक है, ये पटना है, और ये जहानाबाद है, जहानाबाद से एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम क्या पड़ा, अरवल। ये अरवल है। तो अरवल को जो है 2001 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना और उसे अरवल नाम दिया गया। तो उस 2001 के बाद से इसकी जो संख्या है बिहार में, जो जिलों की संख्या वो कितनी हो गई, 37 से 38 हो गई। वहीं अगर हम बात करें कि 2000, ये बात किया गया 2000 से पहले, ठीक है, 2000 से पहले 2001 से पहले अगर बोलता तब इसका आंसर 37 होता। लेकिन अगर वही 2000 से पहले बोलता तो इसका आंसर 55 हो जाता। 55 क्यों होता, क्योंकि सन 2000 15 नवंबर 2000 से पहले जो भारत में जो बिहार में जो झारखंड भी इसमें शामिल था, तो झारखंड शामिल होने की वजह से इसमें जो टोटल जिलों की संख्या वो कितनी थी, वो 55 थी। लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई, 37 हो गई। और 2001 में एक नया जिला बना जहानाबाद से अलग होकर के, वो अरवल। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है। 15 नवंबर 2000 से पहले जिलों की संख्या 55 थी, 15 नवंबर 2000 के बाद जिलों की संख्या 37 हो गई। 2001 में एक नया जिला बना अरवल, किससे अलग होकर के, तो वह जहानाबाद से अलग होकर के। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किशनगंज जो है वो सबसे क्या है, पूर्वी जिला है। देख पा रहे हैं, सबसे पूर्वी जिला। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं मैप बनाऊं, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं मैप बनाऊं, यहाँ पे ईस्ट लिखूं, यहाँ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। मान लीजिए बिहार का मैप है, मान लीजिए कि ये बिहार का मैप है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो सबसे पूर्वी जिला के बारे में अगर बात करें कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है, किशनगंज है। क्लियर है। किशनगंज किसके बॉर्डर से टच होता है, तो किशनगंज नेपाल से भी टच होता है और आपका पश्चिम बंगाल से भी टच होता है। तो अगर ईस्ट के बारे में बात करें, पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो हो गया आपका किशनगंज। नेक्स्ट अगर बात करें कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला है आपका कैमूर, जो किससे अपना बॉर्डर साझा करता है, तो ये बॉर्डर साझा करता है आपका किससे, ये बॉर्डर साझा करता है आपका उत्तर प्रदेश से। ध्यान में रखेंगे, ये हो गया पश्चिमी जिला। उसके बाद अगर हम बात करें कि नॉर्थ में कौन सा है, यानी कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। ये देख पा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण। पहले जो पश्चिमी चंपारण था ये पूरा हिस्सा था, ठीक है, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो ये हो गया आपका पश्चिमी चंपारण और ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण। क्लियर है। तो पूर्वी जिला हो गया किशनगंज, पश्चिमी जिला हो गया कैमूर, उत्तरी जिला हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला के बारे में अगर बात करें तो वो हो गया आपका गया। इसी गया का नाम बदल करके अभी वर्तमान में क्या हो गया है, गया जी हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम तथ्य जो है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगला जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार का अभी वर्तमान का स्वरूप है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जहानाबाद है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्लियर किया, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, जहानाबाद है। इसी जहानाबाद, यही जहानाबाद से अरवल को क्या किया गया, अलग किया गया। जो जहानाबाद से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना, जिसका नाम क्या पड़ा, अरवल पड़ा, जो कब बना, 2001 में पड़ा। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, 38 है अभी वर्तमान में। नेपाल जो देख रहे हैं आपके, इसके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईस्ट
ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पूर्व में किसके साथ अपना बॉर्डर साझा करता है? तो सबसे पूर्वी में साझा करता है ये पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिला साझा करता है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ। सबसे कम जो है जिला जो है वो साझा करता है बिहार पश्चिम बंगाल के साथ, और उसकी संख्या कितनी है? टोटल 3 है। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 3 जिला है आपका, पहला किशनगंज। पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है आपका किशनगंज, दूसरा है आपका पूर्णिया, और तीसरा है आपका कटिहार। तो ये 3 जिले। याद करने का ट्रिक क्या है? केपी के। क्या ट्रिक है? केपी के, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं K²P, याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उत्तर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन है, तो आंसर हो जाएगा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन है, तब इसका आंसर देंगे आप कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो आप याद करिएगा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। तो बिहार जो है पश्चिम बंगाल से टोटल कितना बॉर्डर साझा करता है? तो टोटल 3 जिला जो है साझा करता है। वो 3 जिला कौन कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब हम आते हैं नेपाल की तरफ। तो नेपाल से टोटल कितना जिला साझा करता है? तो टोटल 7 जिला जो है नेपाल से साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन सा है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर नहीं करता है। देखिए शिवहर ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन वो गलत होगा। सीतामढ़ी हो गया, फिर आपका मधुबनी हो गया, फिर सुपौल हो गया, फिर अररिया हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो गया? किशनगंज। यानी कि किशनगंज से बॉर्डर साझा करता है नेपाल भी है और पश्चिम बंगाल भी है। तो टोटल 7 जिला है जो नेपाल से बिहार साझा करता है। लेकिन एग्जाम में एक बार यह भी पूछा गया था कि टोटल जो नेपाल से जो 7 जिला वो बॉर्डर साझा करता है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है आपका 729 किलोमीटर। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने का ट्रिक क्या है इसका? 9 का होल क्यों कितना होता है? 729। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 729 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ। हम आते हैं अब उत्तर प्रदेश के साथ। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ, यानी कि दोनों के साथ बॉर्डर जो है वो साझा करता है। टोटल कितना जिला? तो टोटल 8 जिला जो है बॉर्डर वो साझा करता है। तो 8 जिला वो कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण 4, उसके बाद भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, और अंत में आपका देखिए ये रोहतास का ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये भी क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से 8 हो गया, पश्चिम बंगाल से 3 हो गया, नेपाल से 7 हो गया, और झारखंड से भी 8 हो गया। वो 8 जिला कौन कौन से हम लोग देखते हैं। तो एक आपका कैमूर जो है वो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो एक रोहतास हो गया, रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया नहीं, गया का नाम चेंज हो गया, गया जी हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से झारखंड से जो बॉर्डर साझा करता है वो कितना बॉर्डर साझा करता है? जिला साझा करता है। तो 8 जिला साझा करता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी जो पॉइंट है, मतलब जिलों से संबंधित जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो टोटल जिला जो है वो कितने जिला जो है वो बॉर्डर साझा करता है, तो आंसर 22 होगा। क्या होगा आंसर? टोटल 22 जिला जो है वो अपना साझा करता है अलग अलग जिलों के साथ और एक देश के साथ। तो 3 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है बिहार, और एक देश के साथ बॉर्डर साझा करता है, और वो क्या है? आपका नेपाल। उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम में? एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रमंडल की संख्या कितनी है। अनुमंडल पूछे, प्रमंडल पूछे, प्रमंडल अगर बोलेगा तो उसकी संख्या 9 हो जाएगी, अनुमंडल की संख्या 101 हो जाएगी। अब मंडल पूछे तो 38 हो जाएगी। तो अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? तो अनुमंडल की संख्या टोटल है आपका 9। अगर मैं बात करूँ, ये बिहार है, बिहार का मैप है। तो अगर आप बात करें, ये अगर उत्तरी हिस्सा है और ये साउथ हिस्सा है, अच्छे से समझिएगा, ये अगर उत्तरी है और ये अगर साउथ है, तो टोटल प्रमंडल जो है वो कितने हैं? प्रमंडल की संख्या कितनी है? प्रमंडल की संख्या 9 है, जिसमें से उत्तरी में कितना है? 5 है, और दक्षिण में कितने हैं? टोटल 4 है। तो उत्तर में वो कौन कौन से 5 है वो हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है और पूर्णिया है। टोटल 5 जो है प्रमंडल है वो क्या करते हैं? उत्तर की तरफ में, और टोटल 4 प्रमंडल जो है वो नीचे है। पटना है, मगध है, मुंगेर है और भागलपुर है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि अगर टोटल 9 प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल में वो कौन कौन सा प्रमंडल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। कि जैसे कि मैंने बात कहा कि पटना प्रमंडल है ना, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो पटना प्रमंडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है किस प्रमंडल में पड़ता है? ये पूरा हिस्सा जो है वो पटना प्रमंडल में पड़ता है। तो ये अलग अलग कलर दिया हुआ है। पटना प्रमंडल में ये हो गया, तिरहुत में ये हो गया,
आपका भागलपुर प्रमंडल में ये हो गया। तो इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट जो है वो याद रखेंगे कि दरभंगा प्रमंडल आप देख रहे हैं, दरभंगा प्रमंडल ये है, तो दरभंगा प्रमंडल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो दरभंगा प्रमंडल से संबंधित टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 3 हो गई। अगर हम बात करें पटना प्रमंडल में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो पटना प्रमंडल में संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तिरहुत प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल के बारे में अगर बात करें, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरहुत प्रमंडल है एरिया वाइज। और सबसे छोटा प्रमंडल के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। क्यों भागलपुर प्रमंडल, क्योंकि भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक भागलपुर है और एक बांका है। तो भागलपुर में कितने हो गए, इसकी संख्या 2 हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात है पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में 4 है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट तो लगते ही हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और एक आपको खाली ऐड कर लेना है अररिया। तो पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं संख्या, पूर्णिया प्रमंडल में संख्या कितनी है, तो टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। भागलपुर में 2 हो गई। मुंगेर में अगर हम बात करें तो मुंगेर की संख्या, यहाँ पे मुंगेर आपको दिख रहा है, सुपौल, मधेपुरा, मुंगेर। मुंगेर कहाँ है, मुंगेर यहाँ पे, मुंगेर में कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मुंगेर में भी प्रमंडलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। मगध प्रमंडल में कहाँ है, तो मगध प्रमंडल इसको कहा जाता है, ये जो पिंक वाला एरिया है, तो जहानाबाद से अलग हो गया अरवल। 1 2 हो गया, 3 4 5, 5 प्रमंडल का संबंध किससे है, तो 5 प्रमंडल का संबंध आपका पूरे मगध से है। तो 5 प्रमंडल यहाँ हो गए, क्योंकि उनकी संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सारण प्रमंडल में टोटल 3 है, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो सारण में आपकी इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। लास्ट बचा आपका कोसी। कोसी प्रमंडल में कौन आ जाएगा, तो कोसी प्रमंडल में आ जाएगा आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, यानी कि कोसी प्रमंडल में भी संख्या कितनी हो जाएगी, 3। सबसे अधिक अगर बात करें तो आपका कितनी संख्या हो गई, तिरहुत में भी कितना हो गया, तिरहुत में भी 6 हो गया। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तिरहुत में भी कितना हो गया, 6। तो टोटल 6 प्रमंडल हैं 9 में से, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है। वो कौन कौन सा प्रमंडल है, तो एक तो आपका तिरहुत हो गया, दूसरा पटना हो गया और तीसरा आपका मुंगेर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये भी जो टॉपिक है पूरा प्रमंडल से संबंधित, जो 38 जिले हैं, कौन से प्रमंडल में कौन से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये टोटल क्या है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसको यहाँ पे मैंने रखा है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी पटना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को पूरी तरह से यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा जो आपका 100 जो MCQ है वो पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसको वीडियो को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को 1 बार 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो आप क्या कीजिए, ऑनलाइन जा करके PDF आप जो बिहार का जो मैप है उसको क्या कीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, कम से कम उसका 10 कॉपी निकाल करके उसी में क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। मैप से संबंधित जितना भी चीज़ है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रमंडल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कौन सा राज्य कब अलग हुआ, कौन सा राज्य पूर्वी है, कौन पश्चिमी है, कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या करूंगा, पूरे बिहार से संबंधित जो राजवंश थे, जो राजा लोग जो शामिल थे, जो संबंधित थे, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।